जिंदगी एक अनजानी यात्रा है जहां हर मोड़ पर एक नया जोखिम छुपा होता है। एक ऐसा जोखिम जो आपको या तो मंजिल तक ले जाता है या फिर गिरा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जोखिम से क्यों डरना चाहिए या उसे गले लगाना चाहिए? क्या रिस्क लेना पागलपन है या यह एक कला है? दोस्तों, रिस्क सिर्फ हिम्मत का नाम नहीं बल्कि समझदारी और ज्ञान का भी नाम है। जो लोग रिस्क को समझते हैं वही जिंदगी में असली जीत पाते हैं। इस सफर में हम सीखेंगे कैसे सही जोखिम पहचानें, कैसे उसे समझदारी से लें और कैसे उसे अपनी ताकत बनाएं। तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए, क्योंकि द आर्ट ऑफ रिस्क बुक में छुपा है आपकी सफलता का राज। तो चलिए शुरू करते हैं आपका यह सफर। चैप्टर 1, रिस्क क्या होता है। आपका स्वागत है द आर्ट ऑफ रिस्क की पहली यात्रा में, जहां हम सीखेंगे कि रिस्क क्या है, क्यों हम रिस्क लेते हैं और किस तरह से रिस्क हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क का मतलब क्या होता है। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में डर, खतरा या नुकसान का ख्याल आता है, लेकिन रिस्क सिर्फ डर नहीं होता। रिस्क का मतलब है किसी काम में अनिश्चितता होना, यानी जब आप कोई काम करते हैं और आपको पता नहीं होता कि उसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा। यही अनिश्चितता है और इसे ही रिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल, कल्पना करें कि आप बाइक चला रहे हैं। रास्ता सीधा है लेकिन अचानक सामने एक गड़बड़ी आ जाती है। आपका दिमाग तुरंत सोचता है, क्या मैं इसे सेफली पार कर पाऊंगा या गिर जाऊंगा? ये जो अनसर्टेनिटी है वह रिस्क कहलाता है। नेक्स्ट, रिस्क और डेंजर में फर्क क्या है। रिस्क और डेंजर दो अलग चीजें हैं। डेंजर का मतलब होता है कि उस स्थिति में सीधे सीधे आपके लिए नुकसान हो सकता है, जैसे बिजली का तार छू लेना। यह साफ खतरा है। रिस्क में आप उस खतरे को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। रिस्क लेना मतलब है कैलकुलेटेड डिसीजन लेना। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना पागलपन हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने वाले अपने कदम सोच समझकर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, हम रिस्क क्यों लेते हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है। आखिर हम रिस्क क्यों लेते हैं? कुछ कारण हैं, लाइक नए अनुभव के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, खुद को चुनौती देने के लिए, ग्रोथ और सीखने के लिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नया नहीं होगा। आप वही पुराने काम दोहराते रहेंगे। दूसरा, रिस्क और डर का संबंध। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो अक्सर डर भी साथ आता है। डर हमारे दिमाग का एक नेचुरल रिएक्शन है। यह हमें सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, लेकिन कभी कभी डर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम रिस्क लेने से डरते हैं। ब्रेन का काम। हमारा ब्रेन दो मुख्य हिस्सों में काम करता है। एमिग्डाला, जो डर और खतरे को महसूस करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचता है, फैसले लेता है। जब अमिग्डाला ज्यादा सक्रिय होता है तो डर बढ़ जाता है और हम आवेग हो जाते हैं या भागने लगते हैं। लेकिन जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है तो हम सोच समझकर रिस्क लेते हैं। फिर रिस्क लेने वाले लोग कैसे होते हैं? रिस्क लेने वाले लोग, रिस्क टेकर्स में कुछ खास गुण होते हैं। साहस, उन्हें खुद पर भरोसा होता है। आशावाद, वे नतीजे के लिए आशावादी होते हैं। सीखने की माइंडसेट, वे जानते हैं कि हार से सीखना है। प्रिपेयर्डनेस, वे रिस्क से पहले तैयारी करते हैं। कंट्रोल्ड फियर, वे डर को समझते हैं, उससे भागते नहीं। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की कहानी 2018 में थाईलैंड की गुफा में 12 बच्चे और उनका कोच फंस गए थे। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। डॉक्टर हैरिस, जो एक डॉक्टर और एक्सपर्ट केव डाइवर हैं, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी के लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने हर बच्चे को बेहोशी की दवाई दी, फिर पानी के अंदर एक एक करके बचाया। यह रिस्क बहुत बड़ा था। अगर कुछ भी गलत होता तो सारी जानें खतरे में पड़ जाती, लेकिन उनकी तैयारी, हिम्मत और कौशल ने सबको बचा लिया। यह कहानी हमें बताती है कि रिस्क लेने के लिए हमें डरना नहीं बल्कि समझदारी और तैयारी से काम लेना चाहिए। रिस्क के प्रकार। हमारे जीवन में कई तरह के रिस्क होते हैं। कुछ उदाहरण: फाइनेंशियल रिस्क, पैसे का नुकसान होने का डर। फिजिकल रिस्क, शारीरिक चोट या नुकसान का डर। सोशल रिस्क, लोगों की राय या रिजेक्शन का डर। करियर रिस्क, नौकरी छोड़कर नया काम शुरू करना। इमोशनल रिस्क, दिल खोलकर प्यार करना या अपनी भावनाएं जताना। छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत करें। अगर आप बड़े रिस्क लेने से डरते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है छोटे रिस्क से शुरुआत करना, जैसे नए दोस्त से बात करना, नया खाना ट्राई करना
किसी नए काम में हाथ आजमाना। छोटे रिस्क लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाते हैं। रिस्क लेने के फायदे: आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट आती है, आप नई चीजें सीखते हैं, आप डर को मात देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी मजबूत बनती है, आप सफल होने के मौके बढ़ाते हैं। रिस्क से बचने के नुकसान: अगर हम हमेशा रिस्क से बचेंगे तो हम नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे, हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे, जीवन बोझिल और बोरिंग हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज तक कौन कौन से रिस्क ले चुके हैं? क्या वो रिस्क सफल रहे या नहीं? रिस्क लेने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? रिस्क लेने से आपको क्या डर लगता है? आप रिस्क लेने में क्या सुधार कर सकते हैं? नेक्स्ट, रिस्क और कंफर्ट जोन। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, वह जगह जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन रिस्क लेने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, मैं तो सेफ रहना चाहता हूं। लेकिन याद रखें, ग्रोथ वहीं होती है जहां आप डिस्कंफर्ट महसूस करते हैं। रिस्क के लिए तैयारी जरूरी है। रिस्क लेने से पहले हमेशा तैयारी करें, अपने गोल्स को साफ समझें, रिस्क के फायदे और नुकसान लिखें, बैकअप प्लान तैयार रखें, अपने स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाएं। छोटे कदम में रिस्क लें। छोटी कहानी: जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो उसे डर लगता है, वह गिर सकता है, चोट खा सकता है, लेकिन वह रिस्क लेता है, अभ्यास करता है और धीरे धीरे मास्टर हो जाता है। यह भी एक तरह का रिस्क है जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 2: डर और रिस्क का रिश्ता। डर क्या है? डर एक प्राकृतिक भावना है। यह हमारे शरीर और दिमाग की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जब हम खतरे को महसूस करते हैं तो डर हमें सतर्क करता है ताकि हम बच सकें। लेकिन जब डर ज्यादा बढ़ जाए तो वह हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। साइंस ऑफ फियर। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला हमें खतरा बताता है। जब अमिगडाला एक्टिवेट होता है तो हमारा शरीर एड्रीनालाइन छोड़ता है। इससे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें तेज होती हैं और हम फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है, लेकिन यह हमें कभी कभी ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। डर और रिस्क का रिश्ता। जब हम रिस्क लेने की सोचते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत यह सोचता है, क्या यह खतरनाक है? क्या मैं हार जाऊंगा? डर हमारी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। लेकिन सही तरीके से डर को समझना और मैनेज करना ही असली जीत है। डर को पहचानना और उससे लड़ना। डर का सामना करने के लिए पहला कदम है उसे पहचानना। जब भी आपको कोई डर लगे, उसके बारे में सोचिए। समझिए कि वह डर वास्तविक है या सिर्फ आपके दिमाग का डरावना हिस्सा। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। आसान तरीका, 4A टेक्निक: पहचानो, स्वीकार करो, जांचो, कार्रवाई करो। नेक्स्ट, डर से निपटने के लिए प्रैक्टिकल तरीके। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लें, यह आपको शांत करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद को सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन, सफल होने की कल्पना करें। स्मॉल स्टेप्स, धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्क लें। सपोर्ट सिस्टम, अपने दोस्तों या परिवार से बात करें। इलन मस्क का डर और रिस्क। इलन मस्क ने कई बार बहुत बड़ा रिस्क लिया। उनके पास हमेशा डर था कि क्या स्पेसएक्स सफल होगा, क्या टेस्ला मार्केट में टिक पाएगा। लेकिन उन्होंने अपने डर को समझा, उससे लड़ाई लड़ी और अपने सपनों को पूरा किया। डर और आपके दिमाग की सोच। डर अक्सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम फेलियर या नाकामयाबी को बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन असली बात यह है, फेलियर सीखने का पहला कदम है। डर को खत्म करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। फेलियर को चुनौती नहीं, अवसर समझें। रिस्क को खतरा नहीं, सीखने का मौका समझें। नेक्स्ट, कुछ आसान सवाल। जब आपको डर लगे तो आप क्या सोचते हैं? डर को कम करने के लिए आप अब तक क्या करते रहे हैं? क्या आप अपने डर को समझ पाते हैं? डर को दूर करने के लिए आप कौन से नए तरीके अपनाना चाहेंगे? छोटा अभ्यास, डर की डायरी बनाएं। आज से एक डायरी बनाएं जिसमें आप रोज अपने डर लिखें। क्या डर लगता है? उस डर का कारण क्या है? उस डर से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? यह अभ्यास आपको अपने डर को समझने और नियंत्रित करने में मदद करेगा। अगला, डर से लड़ने के फायदे।
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप नए अवसरों को अपनाने लगते हैं, आपकी सोच सकारात्मक होती है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग फियर एंड रिस्क, यानी रिस्क के साथ डर को संतुलित करना। डर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें डर को नियंत्रित करना सीखना होता है। जब हम डर और रिस्क दोनों को समझकर कदम बढ़ाते हैं, तब हम सुरक्षित और सफल रिस्क टेकर्स बनते हैं। चैप्टर 2 का सारांश। डर एक नेचुरल भावना है। डर हमें खतरे से बचाने के लिए होता है। रिस्क लेते वक्त डर को समझना और मैनेज करना जरूरी है। छोटे कदम और सही माइंडसेट से डर पर काबू पाया जा सकता है। डर से लड़कर ही हम असली रिस्क ले पाते हैं। चैप्टर 3, रिस्क लेने वाले लोग कैसे सोचते हैं। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि डर यानी फियर क्या है और उसे कैसे संभाला जाता है। अब हम समझेंगे रिस्क लेने वाले लोग कैसे सोचते हैं, उनका साइकोलॉजी कैसा होता है और वे अपने फैसले कैसे लेते हैं। नंबर 1, रिस्क लेने का माइंडसेट क्या होता है। रिस्क लेने वाले लोग अपने दिमाग में कुछ खास तरीके से सोचते हैं। उनका माइंडसेट आशावादी, ध्यान केंद्रित, जिज्ञासु, लचीला, सीखने वाला होता है। वे जानते हैं कि रिस्क का मतलब नुकसान हो सकता है, लेकिन वे ज्यादा ध्यान सफलता और सीखने पर देते हैं। रिस्क टेकिंग के 3 प्रकार के लोग। वैज्ञानिकों ने रिस्क को लेकर 3 प्रकार के लोगों की पहचान की है। 1, रिस्क अवर्स, जो रिस्क से डरते हैं। ये लोग रिस्क से बचते हैं। वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। उनका उद्देश्य नुकसान से बचना होता है। 2, रिस्क न्यूट्रल, जो न तो ज्यादा रिस्क लेते हैं न बिल्कुल कम। ये लोग रिस्क को सही तरीके से आंकते हैं। वे फायदे और नुकसान दोनों को समझते हैं, निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। 3, रिस्क टेकर, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये लोग रिस्क को ग्रोथ का मौका समझते हैं। वे नए अनुभव लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी फैसला लेने की प्रक्रिया। रिस्क लेने वाले लोग जब कोई फैसला करते हैं तो वे निम्न स्टेप्स का पालन करते हैं। लाइक जानकारी इकट्ठा करना, फायदे नुकसान का आकलन, वेग प्रोस एंड कॉन्स, परिस्थिति को समझना, बैकअप प्लान बनाना, एक्शन लेना। यह प्रक्रिया उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। मलाला यूसुफज़ई की बहादुरी। मलाला ने रिस्क लिया कि वह लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार दिलाएंगी, भले ही खतरा हो। उन पर हमला भी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका माइंडसेट था, मेरी आवाज और हक को कोई दबा नहीं सकता। यह रिस्क टेकिंग का एक बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट, रिस्क परसेप्शन, रिस्क की समझ। रिस्क परसेप्शन मतलब आप रिस्क को कितना बड़ा या छोटा समझते हैं। कई बार हमारा दिमाग रिस्क को ज्यादा बड़ा दिखाता है, कई बार रिस्क को कम आंकते हैं। सही रिस्क परसेप्शन के लिए फैक्ट्स और लॉजिक जरूरी है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। रिस्क लेने में 2 तरह की गलतियां होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा भरोसा, जब हम रिस्क लेने से डरते हैं और मौका गंवा देते हैं। बैलेंस ही सबसे अच्छा होता है। अब रिस्क टेकिंग के फायदे, आप नए अवसरों को पहचानते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, आप नए अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, आपके लिए कुछ सवाल। आप किस तरह के रिस्क लेने वाले हैं? रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल या रिस्क टेकर? क्या आपने कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई गलती की है? आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा किन बातों पर ध्यान देते हैं? आप बैकअप प्लान बनाते हैं या नहीं? छोटे छोटे अभ्यास। अपने पिछले 3 फैसलों को याद करें जो रिस्क वाले थे। उन फैसलों के फायदे और नुकसान लिखें। सोचें कि आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या अच्छा किया और क्या सुधार कर सकते हैं। चैप्टर 3 का सारांश। रिस्क लेने वाले लोग आशावादी, सीखने वाले और सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं। रिस्क को लेकर 3 तरह के लोग होते हैं। रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क टेकर। सही निर्णय प्रक्रिया से रिस्क लेना सुरक्षित और सफल होता है। ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों से बचना चाहिए। चैप्टर 4, डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की लाइफ जर्नी, एक रिस्क टेकर की कहानी। अब हम जानेंगे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की जिंदगी के बारे में। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने रिस्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और दूसरों की जान बचाई। बचपन और शुरुआती जिंदगी। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस का बचपन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बचपन से ही उन्हें एडवेंचर और जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी थी। उन्होंने मेडिसिन, डॉक्टर बनने की पढ़ाई की,
लेकिन उनका मन हमेशा कुछ अलग करने का था। नेक्स्ट, केव डाइविंग का शौक और रिस्क। डॉक्टर हैरिस को गुफाओं में डाइविंग का शौक था। यह एक बहुत ही जोखिम भरा शौक है। गुफाओं में विजिबिलिटी कम होती है, पानी के अंदर रास्ता भटकना आसान होता है, ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड होती है। लेकिन डॉक्टर हैरिस ने इस रिस्क को समझा और हमेशा पूरी तैयारी के साथ काम किया। नेक्स्ट, सीख। डॉक्टर हैरिस की कहानी हमें सिखाती है कि रिस्क लेने का मतलब पागलपन नहीं, बल्कि सही तैयारी और हिम्मत है। रिस्क लेने के लिए नॉलेज, करेज और पेशेंस चाहिए। क्या आप डॉक्टर हैरिस की तरह रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए रिस्क लेने से डरते हैं? आप अपनी जिंदगी में किस तरह की हिम्मत दिखाना चाहते हैं? चैप्टर 5, कैलकुलेटेड रिस्क लेना कैसे सीखें। अब हम सीखेंगे कि रिस्क लेना कोई बेतुका पागलपन नहीं है। असली रिस्क है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी समझदारी से लिया गया रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क मतलब है रिस्क लेने से पहले पूरी जानकारी लेकर फायदे नुकसान का आकलन करके सही योजना बनाकर रिस्क लेना। कैलकुलेटेड रिस्क लेने के स्टेप्स। स्टेप 1, जानकारी इकट्ठा करना। सबसे पहले उस काम के बारे में जितना हो सके उतना जानें। स्टेप 2, फायदे और नुकसान समझना। क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं? तीसरा कदम, विकल्पों पर विचार करना। क्या दूसरा रास्ता है? चौथा कदम, योजना बनाना। कैसे रिस्क लेना है और अगर कुछ गलत हुआ तो क्या करना है? स्टेप 5, पालन करना, एक्शन लेना। अब कदम बढ़ाएं। स्टेप 6, समीक्षा करना। अपने निर्णय का विश्लेषण करें और सीखें। रिस्क को छोटे भागों में बांटना। अगर कोई रिस्क बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे कि एक बड़े बिजनेस को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांटना। इससे रिस्क कम होता है और आप हर कदम पर सीख सकते हैं। बैकअप प्लान्स बनाना। हर रिस्क के साथ एक बैकअप प्लान भी तैयार रखें। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो दूसरा विकल्प हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्टअप। अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसे मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए, कॉम्पेटिटर्स को समझना चाहिए। साथ ही फाइनेंशियल बैकअप और कॉन्टिंजेंसी प्लान्स भी होने चाहिए। रिस्क लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इस रिस्क के बारे में पूरी जानकारी रखता हूं? क्या मुझे नुकसान होने का अंदेशा है? अगर नुकसान हुआ तो मैं क्या करूंगा? क्या मेरे पास बैकअप प्लान है? आपसे सवाल, आपने कभी कोई बड़ा रिस्क लिया है? क्या आपने उस रिस्क की योजना बनाई थी? आपकी योजना ने आपको कैसे मदद की? आप अपने रिस्क लेने की प्रक्रिया में क्या सुधार करना चाहेंगे? अभ्यास। अपने जीवन के किसी एक रिस्की फैसले को याद करें और उसका डिटेल लिखें। उस रिस्क का उद्देश्य क्या था? आपने कैसे योजना बनाई? क्या कोई बैकअप प्लान था? नतीजा क्या रहा? 5वां अध्याय का सारांश। कैलकुलेटेड रिस्क लेना समझदारी है। पूरी जानकारी लेकर फायदे नुकसान समझकर रिस्क लें। रिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। बैकअप प्लान्स जरूरी हैं। योजना के बिना रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। आपके लिए एक सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत डालना चाहेंगे? अगर हां, तो किस क्षेत्र में? चैप्टर 6, फेलियर, रिस्क और ग्रोथ। अब हम समझेंगे कि रिस्क लेने के साथ फेलियर भी जुड़ा होता है और फेलियर से कैसे ग्रोथ होती है। 1, फेलियर यानी नाकामी। क्या है? फेलियर मतलब किसी काम में असफल होना। जब हम नया प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि हम सफल ना हो। यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट, फेलियर का डर क्यों होता है? हम असफल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम शर्मिंदा होना नहीं चाहते, लोग हमारा मजाक न उड़ाएं। हम खुद को निराश महसूस करते हैं। हमें लगता है कि सफलता दूर हो जाएगी, लेकिन फेलियर से डरना ग्रोथ को रोकता है। फेलियर और रिस्क का गहरा रिश्ता। रिस्क लिए बिना फेलियर संभव नहीं है। जो रिस्क नहीं लेते वे कभी फेल नहीं होते, लेकिन वे कभी जीत भी नहीं पाते। फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है सफलता की ओर। नेक्स्ट, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि आपकी क्षमता और बुद्धि सीखने और मेहनत से बढ़ सकती है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे फेलियर को सीखने का मौका समझते हैं। फेलियर से सीखना। जब भी आप फेल होते हैं, गलती को पहचानें, उससे सीखें कि आगे क्या सुधार करें, फिर से कोशिश करें। यह प्रक्रिया आपको बेहतर बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल।
थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल कोशिशें की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। दृढ़ता की ताकत, रेजिलियंस मतलब है मुश्किलों के बावजूद उठ खड़ा होना। यह वह गुण है जो फेल होने के बाद आपको वापस रास्ते पर लाता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी फेल होने के बाद उठकर फिर से कोशिश की? आपकी सबसे बड़ी फेलियर क्या थी और आपने उससे क्या सीखा? क्या आप फेलियर से डरते हैं या उसे स्वीकार करते हैं? अभ्यास, अपनी फेलियर स्टोरी लिखें। अपने जीवन में एक ऐसी फेलियर घटना लिखें जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा हो। उस घटना से आपने क्या सबक लिया? ग्रोथ के लिए रिस्क लेना जरूरी है। ग्रोथ तभी होती है जब आप जोखिम लेते हैं। जो लोग फेल होने से डरते हैं वे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। चैप्टर 6 का सारांश, फेलियर रिस्क का एक जरूरी हिस्सा है। फेलियर से डरना ग्रोथ को रोकता है। ग्रोथ माइंडसेट से आप फेलियर को सीखने का मौका बना सकते हैं। रेजिलियंस आपको मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। चैप्टर 7, रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी। रिस्क को कैसे कंट्रोल करें? आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क को सही तरीके से नियंत्रित और कम करना। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब है रिस्क को पहचानना, उसका आकलन करना और उसे कम या नियंत्रित करना। रिस्क मैनेजमेंट के मुख्य चरण, नंबर 1, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको रिस्क क्या क्या हैं उन्हें पहचानना होता है। नंबर 2, रिस्क असेसमेंट, यह जानना कि रिस्क कितना बड़ा है और उसके संभावित प्रभाव क्या होंगे। नंबर 3, रिस्क कंट्रोल, रिस्क को कम करने या रोकने के लिए कदम उठाना। नंबर 4, मॉनिटरिंग, लगातार रिस्क की स्थिति पर नजर रखना। रिस्क को कम करने के तरीके, सेफ्टी मेजर्स अपनाना जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना। ट्रेनिंग और एजुकेशन, जोखिम वाले काम की सही जानकारी लेना। इमरजेंसी प्लान्स बनाना, संकट की स्थिति में क्या करना है। टूल्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग, जोखिम कम करने वाले उपकरण और तकनीकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एविएशन इंडस्ट्री, हवाई यात्रा में रिस्क बहुत होता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के कारण यह सुरक्षित होती है। पायलट और क्रू को ट्रेनिंग मिलती है, एयरक्राफ्ट की रेगुलर मेंटेनेंस होती है, इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं, मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा करता है, आर्थिक नुकसान को कम करता है, आपकी जिंदगी और काम की गुणवत्ता बढ़ाता है। रिस्क मैनेजमेंट का माइंडसेट, प्रोएक्टिव, पहले से तैयार रहें, हर समय सीखते रहें, गलतियों से सीखें, टीम वर्क और कम्युनिकेशन बढ़ाएं। आपसे सवाल, आपने कभी अपने जीवन में रिस्क मैनेजमेंट किया है? आप किस तरह से अपने रिस्क को कम करते हैं? आप अपने काम या जीवन में और क्या सेफ्टी मेजर्स जोड़ना चाहेंगे? नेक्स्ट, अभ्यास, अपने काम या जीवन में एक रिस्क पहचानें। उस रिस्क को कम करने के लिए 3 कदम सोचें, उस योजना को लिखें और अमल करें। चैप्टर 7 का सारांश, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। रिस्क पहचानना, आकलन करना और नियंत्रण करना जरूरी है। सेफ्टी मेजर्स और ट्रेनिंग से रिस्क कम होता है। रिस्क मैनेजमेंट से जीवन सुरक्षित और सफल बनता है। चैप्टर 8, लाइफ में रिस्क कैसे पहचानें और उठाएं। अब हम बात करेंगे कि जिंदगी में रिस्क को कैसे पहचानें और सही समय पर उठाएं, क्योंकि रिस्क तभी लाभकारी होता है जब उसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए। रिस्क पहचानने के तरीके, अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान से देखें, इंफॉर्मेशन जुटाएं, जो भी नया काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लें। सिग्निफिकेंस समझें कि उस रिस्क का आपके जीवन या काम पर क्या असर हो सकता है। ऑप्शंस जांचें, रिस्क लेने के अलावा क्या विकल्प हैं। नेक्स्ट, सही रिस्क चुनना, हर रिस्क समान नहीं होता। सही रिस्क वह है जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो और आपके लिए लाभकारी हो। रिस्क का उद्देश्य साफ होना चाहिए। रिस्क का परिणाम सकारात्मक होना चाहिए। रिस्क को उठाने के लिए आप तैयार हों। नेक्स्ट, इंट्यूशन और रिस्क। कभी कभी आपकी इंट्यूशन, आंतरिक भावना, आपको सही रिस्क चुनने में मदद करती है। इंट्यूशन तब सही होता है जब आपके पास अनुभव और ज्ञान हो। अब स्मॉल रिस्क से शुरुआत करें।
अगर आप रिस्क लेने में नए हैं तो छोटे रिस्क लें, जैसे नया स्किल सीखना, नए लोगों से मिलना, नया काम शुरू करना। छोटे रिस्क से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बड़े रिस्क के लिए तैयार होते हैं। रिस्क उठाने का सही समय, जब आप पूरी जानकारी रखें, जब आप मेंटली और शारीरिक रूप से तैयार हों, जब आपके पास बैकअप प्लान हो, जब रिस्क आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ दिया था और नेक्स्ट नाम का नया कंपनी शुरू किया। यह रिस्क था, लेकिन उन्होंने सही समय पर और सही योजना के साथ लिया। उनका रिस्क उनके भविष्य की सफलता की वजह बना। सवाल, आपकी जिंदगी में कौन सा रिस्क आपको सबसे बड़ा लाभ दे सकता है? आप उसे उठाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा रिस्क लेना पड़ा जो गलत साबित हुआ? अभ्यास, आने वाले 1 महीने में आप कौन सा नया रिस्क लेना चाहेंगे? उसका प्लान बनाएं और लिखें। चैप्टर 8 का सारांश, रिस्क पहचानना जरूरी है। सही रिस्क चुनें जो आपके लक्ष्य से मेल खाता हो। इंट्यूइशन और नॉलेज दोनों का इस्तेमाल करें। छोटे रिस्क से शुरुआत करें। रिस्क उठाने का सही समय समझें। चैप्टर 9, रिस्क और सक्सेस का गहरा कनेक्शन। अब हम जानेंगे कि कैसे रिस्क लेना सफलता, सक्सेस की कुंजी है। कई बार रिस्क ही वो रास्ता होता है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाता है। सक्सेस और रिस्क का संबंध, सफलता के लिए जोखिम लेना जरूरी होता है। रिस्क लेने से नए अवसर मिलते हैं। बिना रिस्क के आप बदलाव नहीं ला सकते। रिस्क लेने वाले सक्सेसफुल लोग, जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया रिस्क लेकर। ओपरा विन्फ्रे ने मीडिया इंडस्ट्री में रिस्क लिया। एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे प्रोजेक्ट्स रिस्क लेकर शुरू किए। उनकी सफलता उनके रिस्क लेने के कारण संभव हुई। रिस्क के बिना सक्सेस नहीं। अगर आप सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते रहेंगे तो आप भीड़ में खो जाएंगे। सफलता के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। रिस्क से डरना क्यों गलत है? रिस्क से बचना आपको मौके गंवाने पर मजबूर करता है। रिस्क लेकर ही आप नए अनुभव और सीख पा सकते हैं। रिस्क से आप खुद को चुनौती देते हैं और विकसित होते हैं। सफल लोगों की आदतें जो रिस्क लेते हैं, वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने फैसलों के पीछे पूरी तैयारी करते हैं। वे अपने डर को काबू में रखते हैं। वे लगातार सुधार करते हैं। सवाल, आप अपनी सफलता के लिए किस तरह का रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अभ्यास, अपने जीवन के एक सपने को सोचें। उस सपने को पूरा करने के लिए कौन से रिस्क आपको लेने होंगे? उन रिस्क को लेकर अपनी योजना बनाएं। चैप्टर 9 का सारांश, रिस्क सफलता की सीढ़ी है। रिस्क लेकर ही आप नए अवसर पा सकते हैं। सफल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। रिस्क लेकर ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 10, रिस्क लेने के बाद सक्सेस को कैसे बनाए रखें। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सफलता को स्थायी और मजबूत बना सकते हैं। नंबर 1, लगातार मेहनत करें। सफलता मिलने के बाद आराम करना नहीं चाहिए। लगातार मेहनत और सुधार करते रहें। नंबर 2, लर्निंग और इंप्रूवमेंट जारी रखें। दुनिया बदलती रहती है, इसीलिए नया सीखना जरूरी है। अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करते रहें। नंबर 3, फेलियर से घबराएं नहीं। सफलता के बाद भी गलतियां हो सकती हैं। गलतियों से डरे नहीं, उन्हें सीखने का मौका समझें। नंबर 4, अपना नेटवर्क और रिसोर्सेज बढ़ाएं। सफलता के लिए अच्छे लोग और संसाधन जरूरी हैं। अपना नेटवर्क बढ़ाएं और सही लोगों से जुड़ें। नंबर 5, अगले रिस्क के लिए तैयार रहें। सफलता के बाद कंप्लेसेंट ना हो। नए रिस्क लेने और नए मौके तलाशने के लिए तैयार रहें। सवाल, आप सफलता के बाद खुद को कैसे बेहतर बनाएंगे? क्या आप आगे भी रिस्क लेने को तैयार हैं? आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या कदम उठाएंगे? अभ्यास, अपनी सफलता के बाद की योजना बनाएं। लिखें कि आप अगले 6 महीने में क्या नया सीखेंगे और कैसे खुद को सुधारेंगे। चैप्टर 10 का सारांश, सफलता के बाद मेहनत जारी रखें। सीखते रहें और सुधार करते रहें। गलतियों से घबराएं नहीं। नेटवर्क और रिसोर्सेज बढ़ाएं। नए रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, हमने द आर्ट ऑफ रिस्क के इस सफर में बहुत कुछ सीखा। रिस्क लेने का सही तरीका, फेलियर से सीखना, रिस्क मैनेजमेंट और सफलता तक पहुंचने के राज। अब जरूरी है कि आप इन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारें। रिस्क से मत डरो, उसे अपनाओ।
रिस्क के साथ कदम बढ़ाओ और अपने सपनों को सच करो। याद रखिए, बड़ी सफलता के पीछे हमेशा बड़ा रिस्क होता है। आपके अंदर वह ताकत है, बस एक कदम और बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए। आपकी जिंदगी में हर कदम पर सफलता और खुशी बनी रहे।